खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन, आपको मैं असदुल्ला खान हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि बाज़ औक़ात हम प्रोग्राम में आपको बताते हैं कि हम जो परदेश से देश तक प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते हैं उसमें हमारी की गई स्टोरीज़ में क्या डेवलपमेंट हुई है, यानी हम उसका फॉलो अप करते हैं। तो आज के प्रोग्राम में भी हम 2 स्टोरीज़ आपके सामने रखने जा रहे हैं जिस पर हम पहले भी काम कर चुके हैं, पहले प्रोग्राम कर चुके हैं। आज हम बताना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं कि उसमें डेवलपमेंट क्या हुई है। तो आज का प्रोग्राम 2 पहले किए गए प्रोग्राम्स का फॉलोअप है। अपने प्रोग्राम में एक मुतासरा पार्टी की 2 मुख्तलिफ स्टोरीज़ हैं, मसाइल हैं उनके, उस पर बात करेंगे। पहला उनका जो मसला है वो नसीर खान का है। जो नसीर खान है, इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के इलाके कराची से है और वो पिछले कई सालों में बरतानिया में रहते हैं। नसीर खान के मुताबिक कराची में वाक़ई उनका एक घर है जो कि काफ़ी अरसे से बंद पड़ा हुआ है और जब कभी वो पाकिस्तान आते हैं तो यहाँ पर रहते हैं काफ़ी अरसे से, लेकिन अब वो पाकिस्तान नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद उन्हें मुतवातर बिजली के बिल मौसूल हो रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने 2015 में इसकी कंप्लेन भी की थी और 2016 में इनके घर की बिजली भी काट दी गई थी। उसके बावजूद भी बिल मौसूल होने का सिलसिला नहीं रुका, मतलब कि पहले बिल आते रहे, जब बिजली कटी उसके बावजूद भी इन्हें बिल मिलते रहे। नसीर खान के मुताबिक 2017 में के इलेक्ट्रिक वालों ने तांबे के तार निकालकर प्लास्टिक के कवर वाले तार डाल दिए थे। उसके बाद उन्हें अब फिर से बिल पर बिल आने लगे, जबकि बैरून मुल्क मुकीम होने की वजह से उनका घर काफ़ी अरसे से बंद पड़ा है। इस अरसे के दौरान बकौल उनके उन्हें तकरीबन 3,64,000 के बिल मौसूल हुए और वो इस चीज़ से लाइल्म है कि उन्हें किस चीज़ के बिल मौसूल हो रहे हैं, क्यों भेजे जा रहे हैं। 2017 में जब नसीर अहमद ने के इलेक्ट्रिक वालों से दोबारा से रब्ता किया और मामला को तय करना चाहा तो बजाय उनकी दादरसी की जाए, मुतालिका जो इंतज़ामिया थी उसने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आप अक़सात के ज़रिए बिल जो हैं वो उसको पे कर दें। नसीर अहमद का मज़ीद ये भी कहना है कि जब 2016 से बिजली कटी हुई है और वहाँ कोई रह भी नहीं रहा है तो फिर किस बिना पर उन्हें बिल भेजे गए और क्यों उन्हें बिल अदा करने का कहा जा रहा है। 20/11 को जो है ना मैंने दरख्वास्त दी, उसमें कहा कि मेरे बिल के मुताबिक जो है मेरा जो मीटर है वो बिल के मुताबिक उसके साथ किया जाए। उसके ऊपर कोई सुनाई नहीं। फिर उसके बाद मैंने उनको बताया भी कि जबकि मैं ओवर पेमेंट कर चुका हूँ और लगातार बिल आता, जब भी आता बगैर मैं देके मैं जमा कर देता हूँ, उसके बावजूद जो है ना बिल से ज़्यादा आ रहा है, तो इसको जो है ना दुरुस्त किया जाए, मगर उन्होंने मेरा बिल दुरुस्त नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने 8 तारीख को दरख्वास्त दी, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने जो है ना ये 8/1/2016 को, फिर 28/2/2017 को फिर मैंने बाकायदा अपने हाथों से मैंने वह दरख्वास्त जमा कराई, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। ये है कि मेरी बिजली जो है ना 2016 से कटी हुई थी और बिल जो है ना बराबर आ रहा था। दूसरी यह कि 2017 के अंदर इन्होंने एकदम बिल, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी तो नहीं थी कि आपका जो बिल है, आपका जो बिजली का मीटर है, इसके जरिए कोई और आपके घर की बिजली इस्तेमाल कर रहा हो, चोरी कर रहा हो आपके मीटर से? नहीं, जबकि मेरी 2016 से बिजली कटी हो और मैंने उनको इत्तला दी है कि मेरी बिजली जो है 2016 से कटी हुई है और ये बिल क्यों आ रहा है, उसके बावजूद उन्होंने कुछ उसका सदबाब नहीं किया। मैंने ईमेल पे ईमेल भेजे, लंदन से मैं ईमेल भेजता रहा, कभी उन्होंने मुझे ईमेल का जवाब नहीं दिया पूरा कि आप जाके वहाँ से कांटेक्ट करें, आप वहाँ जा से कांटेक्ट करें। मैं कैसे कर लंदन से कांटेक्ट करूँ? तब ये मजबूर तो नहीं है कि मैं जाऊँ और वहाँ। सलमान है हमारे नुमाइंदे कराची से, उनसे पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक जो है वो ये क्या लोगों के साथ ज्यादती कर रहा है। सलमान, ये सारा क्या मामला है? एक ऐसा शख्स जिसका घर बंद पड़ा है और ऊपर से उसकी बिजली भी कटी हुई हो, घर बंद होने की वजह से सारा फिर भी बिल नहीं आना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी बिल आया, लेकिन जब बिजली कट गई उसके बावजूद बिल आने का क्या जवाब बनता है? शाजिया, देखें, सबसे पहले तो इन्होंने जो है वो एक नया सिलसिला शुरू किया है कि इलेक्ट्रिक ने कि बिल अगर मेरा घर है, फ़र्ज़ कर लीजिए कराची में मैं के इलेक्ट्रिक का सारिफ हूँ, तो वो बिल जो मेरा 218 यूनिट का फ़र्ज़ करें कि इस महीने आया है और पिछले साल मैंने इसी महीने जो है वो 178 यूनिट इस्तेमाल किए थे, तो वो उसको एक्सेस खुद ही कर देंगे कि पिछले साल आपने कम ही इस्तेमाल किया था, इस दफ़ा आपका कैसा, आप तो बहुत बड़े चोर हैं। सबसे अहम चीज़ ये है कि चोरी का जो मयार है वो ये है। अब मामला कर लें कि इस तरह से कि इनका जो मामला है, ये नसीर साहब जो है वो मुल्क से बाहर चले गए, इनका मीटर, अब एक तरीक़ेकार ये है बिल भेजने का कि अक्सर मीटर रीडर रीडिंग नहीं लेते और अगर रीडिंग लेते हैं तो उसके मुताबिक बिल कभी आ जाते हैं, वरना जिसकी छोड़ देते हैं एवरेज बिल बनाते हैं।
अच्छा। अब एवरेज बिल बना कर लोगों को भेजते रहते हैं, वो पैसे चढ़ते रहते हैं, उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। और जैसे नसीर साहब ने बताया कि पहले दिन से दरखास्तें दे रहे हैं कि ये बिल किस चीज़ का अदा करूं, मैं हूं नहीं, ये सब चीज़ें इनके मीटर की रीडिंग ये बताते हैं कि वही आ रही है जब इन्होंने घर बंद किया था वही। तो मीटर रेंट होता है वो 130 रुपये होता है, वो लगता है वो उसको आप मान लें कि वो चीज़ जो है ना। चलें ठीक है, वो तो दिया, लेकिन उन्हें प्रॉपर इस तरह के बिल आते रहे बकौल उनके जैसे उनके घर में कोई बिजली इस्तेमाल कर रहा हो, ठीक है, टैक्स वैक्स की तो समझ में आती है, वो आपको पे करना है तो करना है, लेकिन जब एक चीज़ आपकी इस्तेमाल नहीं हो रही उसके बावजूद उसके फुल जो है ना वो वाजिबात है सूरत में, जैसे आप घर में रहते हैं, आपकी पूरी फैमिली बिजली इस्तेमाल करनी, ये ज्यादती है। जी बिल्कुल, मामला ये है ना कि अब यहाँ पर के इलेक्ट्रिक में आप दरख्वास्त देते रहें, एंड ऑफ द डे यही मामला होना है कि आप ये अदा कर दें। अगर आपकी रीडिंग सही हुई, तरीका इख्तियार ये किया जाता है कि बिल अदा करें, सही हुई तो दोबारा बिल भरने के बाद हम उसको एडजस्ट कर देंगे, अभी ये भर दें। अब इसका तरीक़ेकार क्या है, करना क्या है आगे, तो करने वाला मामला ये है कि मुतसिब हैं, एक के इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर हैं जो सिंध हुकूमत के अंडर आते हैं। यहाँ पर एक दरख्वास्त दी जाती है किसी भी, मतलब ये तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं हमारे नसीर साहब, तो ये तो वहाँ है, वहाँ से जब भी इनका आना हो या अपने किसी रिश्तेदार के थ्रू ये कर सकते हैं कि यहाँ दरख्वास्त लगाएं, बाकायदा केस लगता है, फ़ाइल बनती है और लोगों को फ़ायदा होता है। ये कराची में भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि इस तरह से ये जगह, ये वो रास्ता है जहाँ से कुछ बेहतरी की चीज़ें या बेहतरी का फैसला आ जाता है और जल्द हो जाता है। तो अब इनको करने की ये ज़रूरत है कि मुतसिब के पास दरख्वास्त लगाएं कि इस तरह से ज़्यादती हो रही है, तमाम रिकॉर्ड इनके पास है, इनकी रीडिंग जो होगी एक्चुअल बिल वहाँ से उसके मुताबिक बनेगा और फिर इनके पास जो माहाना इनके सर्विस चार्जेस या जो मीटर चार्जेस होते हैं वो उसमें एडजस्ट हो जाएंगे, तो इनका बिल क्लियर हो जाएगा। अब रहा चोरी का इल्ज़ाम, तो चोरी का इल्ज़ाम तो ऐसे ही कराची में लगता है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से कि जब चाहा जिस पे चाहा चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया कि आप चोरी कर रहे हैं, ये बिल भर दें। अब प्रूफ मांगते हैं तो प्रूफ देते हैं मीटर की तस्वीर जिसमें कहते हैं मीटर रुका हुआ है, और एक टेक्निकली बात है कि तस्वीर में तो मीटर रुका हुआ ही होता है, कोई इस तरह का सिलसिला नहीं है कि अगर किसी का मतलब चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं तो उसको साबित करे आकर। के इलेक्ट्रिक को पूछने वाला कोई नहीं है, उन पे कोई क्या कानून लागू नहीं होता कि आप लोगों के साथ ज्यादती नहीं कर सकते। राशिद लोधी साहब, ऐसे मामलात का क्या हल होता है जब आपका एक इदारा आपके शहरियों को इस तरीके से नाजायज़ तौर पर तंग करे और वो चीज़ जो आपने इस्तेमाल नहीं की हो उसको वाजिबात ज़बरदस्ती उन पर डाल दिए जाएँ, तो इस बारे में हमारा कानून क्या कहता है? देखिए, के इलेक्ट्रिक की जो कहानी सुनाई गई है इनकी जानब से और आपके नुमाइंदा सलमान ने भी उसकी ज्यादती की जानब जो है वो तवज्जो मबसूल कराई है, बिल्कुल सही है। ऐसी बहुत सारी खबरें हम मीडिया के अंदर भी पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक किस तरह से एक नाकाम इदारा बनता जा रहा है और शहरियों की शिकायत जो हैं वो रोज बरोज बढ़ती जा रही है। जहाँ तक कानून की बात है तो ये सिविल कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, वहाँ अपना ग्रीवेंस रख सकते हैं कि किस तरह से जो बिल है वो ओवरचार्ज किया गया है, जब इन्होंने 12 एप्लीकेशन भी दी, यहाँ मौजूद नहीं है, उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो किस तरह से इतने भारी भरकम जो है वो बिल इनको डाले जा रहे हैं। दूसरा, ये मोतसब के पास भी जा सकते हैं, तो बाकी मोतसब के पास भी अपनी कंप्लेंट जो है वो लेके जा सकते हैं, वहाँ भी अपना ग्रीवेंस रख सकते हैं। ऐसी शिकायत क्या ओवरसीज कमीशन का जो इदारा है वो सुनता है? ओवरसीज तो बिल्कुल, चूंकि ओवरसीज हैं वहाँ तो ये जा ही सकते हैं, लेकिन इसके साथ मोतसब का इदारा जो है वहाँ भी जाके अपनी कंप्लेंट जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। साथ सिविल कोर्ट के अंदर जो है ये जाके वहाँ दावा कर सकते हैं कि इनको रोका जाए, ये जो गैर कानूनी इकदाम कर रहे हैं के इलेक्ट्रिक वाले। सुरई साहबा, मैं जब इस तरह की स्टोरी में, यकीन करें दिल नहीं मानता कि कोई सगा भाई या बहन इस तरह आपके साथ धोखा कर सकता है। तो कितना अर्सा पहले ये आपने घर ख़रीदे थे और आपके भाई ने इस तरह आपके साथ धोखा किया और आपको घर देने से इनकार कर दिया? कितने की प्रॉपर्टी, वो जो 4 घर ख़रीदे थे चारों आपकी कमाई के थे और आप सिर्फ एक घर मांग रही थी? मुझसे तो कहा भी नहीं जाता कि जो हाथ इन लोगों ने मेरे साथ किया मुझे बोला भी नहीं जाता। सही, लेकिन आप हमें कुछ बताएं तो सही, हुआ क्या? कितना अर्सा पहले आपने घर खरीदे और बताएं। 85 से भी पाकिस्तान से। अच्छा, 15 जनवरी 85 को निकली थी। उस वक्त ये तो छोटे छोटे थे, हम इकट्ठे रहते। वहाँ से लीबिया से भी मैं हर माह ड्राफ्ट भेजती थी, वो तो डॉलर में जाते थे, पाउंड और डॉलर में।
और वो कैश में नहीं जाते थे, पाउंड और डॉलर में डायरेक्ट इनके अकाउंट पे जाते थे। अब्बाजान के नाम पे भेजती थी और वो उनके अकाउंट में है, वो उनके अकाउंट से पता चल सकता है कि कितने मैंने पैसे भेजे हैं। हर माह मैं पैसे भेजती थी। और प्लस जब जाती थी तो वहाँ पे जो ट्रैवल चेक होते थे वो भी डॉलर में होते थे, वो भी उनको दे देती थी। और वहाँ से जो शॉपिंग वो ड्यूटी फ्री शॉप इस्लामाबाद में है, बाकी वो जो होते थे वहाँ से शॉपिंग भी करती थी। उनके तो चलो सारी बातों को छोड़ो, उनकी जितनी भी हेल्प की है मैं वो सब नहीं मानी। मैं अपनी जवानी मैंने ख़त्म कर दी है। आज मैं परदेश में बैठी हूँ और किस लिए? फिर यहाँ से आई, लंदन से भी मैं पैसे भेजती थी, पाउंड भेजती थी, इंटरनेशनल मनी ऑर्डर ट्रांसफर, और पाकिस्तान से यूनियन बैंक से भी वहाँ से भेजती थी, ईस्ट से, लंदन से। और वो सारे चेक के ज़रिए इनके अकाउंट में जाते हैं। और मुझे यही कहते थे, सुरैया तेरी अमानत है तो फिक्र ना कर, तो जब आएगी तुझे दे देंगे और तेरे लिए घर बना देंगे, घर बना के तुम्हें देंगे। और मैं इसी आस में थी, मुझे उम्मीद थी कि मेरे बहन भाई, मेरे बाप मेरा ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इतना प्यार था जताते थे ना कि मैं जब जाती थी 3-4 हफ्तों के लिए, 5 हफ्तों के लिए, 6 हफ्ते की जाती थी, तो इतना प्यार था कि सब इधर दावत हो रही, उधर दावत हो रही है। सुरैया को नीचे पाँव नहीं रखने देते थे। दूसरी बहनें भी कहती थी कि सुरैया होता है, लेकिन अब सुरैया को पूछता भी नहीं है कि अब, पहले तो सारा बहुत प्यार था। और मेरा जो भाई है वो मेरी जान थी, यही जो भाई मसूद है, मैं कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, अल्लाह को है। उसने कहना सुबह तो मैंने कहना सुबह, उसने कहना शाम तो मैंने कहना शाम। मैंने कभी उसका दिल नहीं तोड़ा। कोई भी बात होती, छोटी सी भी होती, मुझे फौरन फ़ोन करते थे। और आज कोई पूछता नहीं तो किस हाल में। राजा काशिफ जो हमारे नुमाइंदे, उनसे पूछ लूँ, इस्लामाबाद में सारा क्या मामला है, किस जगह पर घर हैं, कितनी मालियत है उन घरों की, कब से आपने बनाया है? जी काशिफ ज़रा बताइएगा। जी ये रावलपिंडी का इलाका है, कैंट एरिया है, वहाँ पे ये घर हैं जो अब तो खैर ये इनकी मालियत करोड़ों रुपया है। सुरैया जबीन इन्हें पैसे भेजती रही हैं, 80s में 90s में उन्हें पैसे भेजती रही हैं। सुरैया बिल्कुल ठीक कह रही हैं, उन्होंने इन्हें पैसे भेजे हैं। असल में जिस भाई को इन्होंने पढ़ा लिखा के आज इस मुकाम पर पहुँचाया कि वो इन्हें धमकी देता है, इनके वालिद को वाकई उन्होंने कर लिया। जितना मैंने इन्वेस्टिगेट किया, इनके वालिद को उन्होंने अपने वो पास साथ रहते थे, इसलिए वालिद को भी उन्होंने अपने पास रखा हुआ था। जो FIR इनके खामद नसीर पे हुई थी वो भी इनके वालिद की मुद्दत में हुई थी, जो इनके वालिद की मुद्दत में हुई थी। इनके वालिद की ज़िंदगी में ही ये मामलात शरिया ख़राब हो गए थे। अच्छा। इनके वालिद को इनके भाइयों ने डिट्रैक कर दिया था और इनके वालिद ही जो है इनके से खफा रहते थे। और 2007 का ये वाक़या है, 2007 में इनके वालिद हयात थे जब इन पे FIR का इंदराज हुआ था नसीर पे, इनके खामद पे। तो उसके बाद डॉक्टर मसूद हैं जो इनके भाई हैं, वो काफ़ी असर और रसूख रखते हैं। हमने भी उनसे मौक़िफ़ के लिए फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी मुझे वो किराए की मद में पैसे भेजती रही, हम कोई उन्होंने पैसे जैसे नहीं दिए, वो जाने और वालिद साहब जाने। अगर उन्होंने वालिद को दिए होंगे तो वालिद को पता होगा, वालिद वफ़ात पा चुके हैं। मुझे उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया, उनका कोई हिस्सा नहीं बना। फिर मैंने उन्हें कहा कि इसमें एक घर जो है इनके वालिद के नाम भी है। मैंने उन्हें कहा तो वालिद के नाम है तो जाहिर है उसमें फिर बहन का हिस्सा तो होगा, बेटी का हिस्सा तो बनता है। तो वो भी हिस्सा अगर आप देने से इनकारी हैं तो फिर तो ये तो एक कानूनन और शरन भी गलत हो जाता है। लेकिन जो मुझे चीज़ समझ आई वो डॉक्टर साहब अपना अर्सो रसूख रखते हैं। इनका सुरैया का पाकिस्तान में है कोई नहीं जो इनके केस को फॉलो करे। तमाम बहन भाई वो एक साइड पे हैं, सुरैया जमीन एक साइड पे हैं, इसलिए इनके केस को फॉलो करने वाला नहीं है। पैसे ये बेचती रही हैं, एविडेंस इनके बिल्कुल ठीक है। इनके वालिद का अगर ट्रैक रिकॉर्ड बैंक का निकाला जाए तो वो भी नज़र आ जाएगा। सोर्स ऑफ इनकम अगर डॉक्टर मसूद से पूछा जाए कि अगर वो 4 मकानात के मालिक बन रहे हैं तो उनके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो वो नहीं बता सकेंगे ये कैसे बने। और अगर वरासती जायदाद है तो ज़ाहिर है उसमें फिर अगर वैसे नहीं देते तो फिर वरासती जायदाद में भी सुरैया का हक बनता है। सही। कानूनी राय लेते हैं। आमिर सईद राह हमारे साथ हैं। आमिर साहब बताइएगा, ऐसे मामलात में जब इनके पास सिवाय इसके कि ट्रांजैक्शन का सबूत हो लेकिन जो प्रॉपर्टी बनी है सारी इनके भाई के नाम हो, तो कैसे ये क्लेम कर सकती हैं? इसके अंदर हमेशा ये बेनामी सूट फाइल कर सकते हैं सिविल कोर्ट के अंदर, और वहाँ से ये ट्रांजैक्शन आप शो करेंगे कि जितनी प्रॉपर्टी इसकी पेमेंट मैंने वहाँ से दी थी। इस लिहाज से यहाँ पर इनका तो केस हो सकता है। तो दूसरी ऑप्शन इनके पास है कि ओवरसीज कमीशन बना हुआ है कि जिन लोगों के साथ अगर तो फ्रॉड हुआ है तो उसके बाद ओवरसीज कमीशन से रब्ता कर सकते हैं। वो इन केसेस को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और जो लोगों ने इनकी प्रॉपर्टीज पे कब्जा किया हो या इनकी प्रॉपर्टीज के अंदर इंटरफेस कर रहे हो तो उसमें वो इनकी मदद कर सकते हैं। जो मुझे अभी तक जो समझ आई है वो पैसे वहाँ से भेजते रहे या प्रॉपर्टी की और ना सब की जाती है, उसके लिए सिंपली एक बेनामी का सूट फाइल होगा और उसके अंदर ये ट्रांजैक्शन बताएंगे कि मैंने ये पेमेंट्स इनको दी थी और इस पेमेंट से इन्होंने ये प्रॉपर्टी परचेज की थी या ये प्रॉपर्टी मेरी है। तो उसमें केस टाइम जाना वो डिसाइड हो जाएगा
ओवरसाइट कमीशन की जो आई है उसके पास जाता है, तो वो उसे जल्द खत्म करने की कोशिश करते हैं। नाम भी होते हैं इनको कुछ ना कुछ इनको दिलवा देंगे। आपने देखा कि क्या मौक़िफ़ है सुरैया जबीन का, हम इस पर पहले प्रोग्राम कर चुके हैं, तो अब हम आपको दिखाते हैं कि इस पर क्या डेवलपमेंट हो सकी है। मैं सुरैया बोल रही हूँ, सुरैया जबीन। तो लंदन से मैं स्पेशली पाकिस्तान आई हूँ चीफ जस्टिस को मिलने के लिए, क्योंकि लंदन में वहाँ मैं इनको मिली थी 22 नवंबर को, और मैंने अपना लेटर भी दिया था। इस सिलसिले में ऑलरेडी मैंने एक 92 न्यूज़ चैनल पे अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाया था, और फिर अभी मैं इसलिए आई हूँ ताकि चीफ जस्टिस जो है ना रिटायर होने वाले हैं, उनसे पहले मैं अपने केस का अपडेट पता करना चाह रही थी। तो 2 तारीख को मैं आई थी यहाँ पे चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट में मिलने के लिए। तो बहुत मुश्किल से बस उनके साथ मुलाकात हुई, कोई भी मिलने नहीं दे रहा था मुझे। सभी कह रहे थे कि तुम नहीं मिल सकती, तुम नहीं मिल सकती। बड़ी मुश्किल से बस मिनटें तरले करने के बाद फिर उनसे मुलाकात हुई, और मुलाकात होने के बाद फिर जब उनको मैंने अपनी बताई स्टोरी कि मैं अपने अपडेट के लिए आई हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ आपको लेटर दिया था, और जो भी पैसा था मेरा वहाँ से पाकिस्तान में भेजती रही थी, लंदन से और लीबिया से भी। जितनी भी मैंने सन 85 से लेकर आज तक जितनी कमाई की थी सारी इनके घर में अपने भेजी है। और आज घर वाले कोई मानते नहीं हैं, कहते हैं कि तुमने कोई पैसा नहीं भेजा है, और सारे वो 4 मकान बना के उन पर कब्जा करके बैठ गए हैं। तो मैंने ये चीफ जस्टिस साहब को यही बताया था कि मैंने इतने पैसे भेजे हैं, अब ये अगर लोग मानते नहीं हैं तो अब इनको चाहिए कि ये अपना बताएं सासा। उनको मैंने बताया तो उन्होंने फिर इनको बुलाया, उन्होंने कहा इनके भाइयों को बुलाया जाए। तो भाइयों को जब डीजी आमिर वगैरह ने फ़ोन किया तो इन्होंने कहा कि हम लोग तो लाहौर में हैं। फिर उसी 1 सेकंड के बाद कहते हैं मैं कराची में हूँ। जब उन्होंने कहा कि आपको ज़रूर आना होगा, फिर लाहौर से 1 मिनट में कराची पहुँच गए। लेकिन जब उन्होंने देखा जी हेजिटेशन कर रहे हैं, तो फिर जनाब उन्होंने SP सदर को फ़ोन किया कि आप इनको लेके आए, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने बुलाया इनको। तो दूसरे 4 तारीख को उन्होंने बुलाया, 4 तारीख को सुबह 9 बजे। 4 तारीख को सुबह 9 बजे दोबारा मैं गई हूँ चीफ जस्टिस साहब से मिलने के लिए, और ये दोनों भी आए हुए थे। तो चीफ जस्टिस साहब साकिब निसार के पास जब ये पहुँचते हैं तो उन्होंने इनको कहा कि भाई ये तो तुम्हारी बहन है, तुम्हारी बहन ने तुम्हें इतना कुछ दिया है और वो एक ही घर मांग रही है, वो सारे नहीं मांग रही है। और बहन ने ना भी दिया हो तो तुम्हारा हक बनता है भाइयों का कि बहन को दें। तो अगर तुम चाहते हो फैसला कर लो, नहीं चाहते तो फिर मैं FIA को बुला के अभी तुम्हारा केस देता हूँ। तो वो हेजिटेशन करने लगा मसूद के, ठीक है अभी ठीक है FIA को दे दो ना। तो तुम ऐसा करो, थोड़ी देर में बैठो और बैठ के आपस में आधा घंटा बातें करके अपना फैसला कर लो, ताकि सेटल करने की कोशिश करो। तो हम लोग बाहर बैठ गए, जाके DG आमिर के कमरे में बैठे, ह्यूमन राइट जो ऑफिस है उनका। तो वहाँ बैठे, तो वहाँ पे बैठते उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, आप अपने हस्बैंड को और दोनों भाइयों को एक कमरे में ले जाएं, वहाँ जाके आप बैठ के फैसला कर लें कि आपने क्या करना है। अपनी बहन है आपकी, तो बहन के साथ मिलके उसके साथ उसको दे दो मकान। एक मांग रहे, 4 है, चारों तो मांग नहीं रही ना। या तो मैं चारों मांग रही हूँ, या मैं मैंने अपनी जवानी बर्बाद की है, अपने दुख सर दर्द प्रदेश में काटे हैं। जब भी एयरपोर्ट से जाती थी मैं उस वक्त बहुत छोटी थी जब चली गई थी, और ये मसूद भी अभी तो 7वीं 8वीं में पढ़ता था। अब्बा जान मेरे रिटायर हो चुके थे, और अब्बा जान की पेंशन जो थी 700 रुपये थी। और उस 700 रुपये में अब आप बताएं, ये घर बनाएंगे, घर के बच्चों को खिलाएंगे, 8 बच्चे थे, माँ बाप थे, इनको खिलाएंगे, उनकी शादियाँ करेंगे, या ये घर बनाएंगे। आज ये सब कहते हैं कि तेरा कुछ भी नहीं है, तुमने कुछ नहीं दिया हमें, और मैं कहाँ जाऊँगी फिर। मैं तो इंसाफ के लिए चीफ जस्टिस के पास आई थी, मुझे ये था अल्लाह के बाद ये चीफ जस्टिस साकिब निसार जो हैं ये कुछ हमारा मसला हल कराएंगे। तो जब वहाँ बैठे थे उन्होंने कहा आप बैठ के बात कर लें। तो दोनों भाइयों ने कहा हम लोग तो इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते, हम लोग तो यहाँ बैठना भी नहीं चाहते हैं। जब ये बात हुई तो फिर DG आमिर ने एकदम से उनको डांटा। उन्होंने कहा तुम कोई गुंडे तो नहीं हो कि या तुम वहाँ बैठे हो, कौन से बदमाश हो, कौन से इलाके का तुम्हारा कोई नाम है। तो फिर वो जनाब खामोश हो गया। उन्होंने कहा तुम इधर बैठे हो, मैं भी तुम्हें जेल करवा देता हूँ। आज की जो दूसरी स्टोरी है इसका फॉलोअप हम करेंगे, और इसका ताल्लुक है जाहिद अख्तर साहब से, जो कि मुतासरा शख्स हैं। उनका कहना यह है, उनका ताल्लुक रावलपिंडी के इलाके कलर सैदा से, और वो कहते हैं कि उन्होंने फैज़ अहमद भोला नामी एक शख्स से 16 मरले का एक प्लॉट ख़रीदा था, लेकिन आज तक ये प्लॉट तनाज़े का शिकार है, उनको इसका कब्ज़ा नहीं मिल सका। आइए देखते हैं कि ये इशू क्या था, इस पर हमने प्रोग्राम किया था, ये क्या मामला था, पहले ये देख लीजिए। जाहिद अख्तर हैं, इनका ताल्लुक रावलपिंडी का इलाका है कलर सैदा यहाँ से है, और गुज़श्ता कई साल से ये रोज़गार के लिए बरतानिया के शहर बर्मिंघम में रहते हैं। जाहिद अख्तर के बकौल उन्होंने कुछ अर्सा पहले फैज़ अहमद भोला नामी शख्स से 16 मरले का प्लॉट अपने भाई मोहम्मद अफजाल के नाम पर ख़रीदा। मुतासरा शख्स के मुताबिक
इस प्लॉट के साथ एक गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल की दीवार भी लगती है। जब उन्होंने इस प्लॉट पर मकान तामीर करना शुरू किया तो कुछ मकामी असर रसूख रखने वाले मौके पर आ गए। उन्होंने वहाँ के मकामी लोगों को इकट्ठा किया और वावेला मचाना शुरू कर दिया कि कब्ज़ा माफिया स्कूल की ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाह रहा है, जिस पर मकान की तामीर को रुकवा दिया गया। जिसके बाद फिर जाहिद अख्तर अपने कारोबारी मामलात को देखने के लिए बरतानिया वापस चले गए। फिर कुछ अर्सा बाद उनके भाई मोहम्मद अफजाल ने प्लॉट पर तामीर शुरू की तो दोबारा स्कूल के नाम पर इसे रुकवा दिया गया और स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ये कब्ज़ा माफिया है और स्कूल की ज़मीन पर नाजायज़ काबिज़ होना चाहता है। जबकि जाहिद अख्तर का ये कहना है कि महकमा माल ज़मीन की निशानदही का फ़ैसला पहले ही उनके हक़ में दे चुका है, जिसके सबूत भी उनके पास मौजूद है, लेकिन जब वो इस जगह पर तामीर शुरू करने लगते हैं तो उनके लिए मसाइल पैदा करने शुरू कर दिए जाते हैं। इसलिए वो आला हुकाम से अपील कर रहे हैं कि उनकी दादरसी की जाए। जाहिद अख्तर से पहले बात शुरू कर लेते हैं, बर्मिंघम से हमारे साथ है। जाहिद साहब, ये सारा क्या मामला है? कितना अरसा पहले आपने ये प्लॉट ख़रीदा था? और जाहिर है जिससे आपने प्लॉट ख़रीदा डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होगी, आपके नाम जो ट्रांसफ़र हुए सारे डॉक्यूमेंट, जाहिर है सब कुछ लीगली हुआ ना, इलीगल तो इसमें कोई काम नहीं हुआ। तो फिर आपको ये क्यों कह रहे हैं कि आप कब्ज़ा माफिया हैं, ये कब्ज़ा माफिया ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाह रहा है? क्या आपने ये प्लॉट लेने से पहले इस बात को अच्छी तरीके से वेरीफाई किया कि स्कूल के साथ इसकी ज़मीन लगती है, कहीं ये स्कूल वालों की ज़मीन तो नहीं है? आप तो किसी धोखे में नहीं आ गए लेने वाले से? अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम। सबसे पहली बात तो यह है कि जब हमने ये जमीन ली है वो मालिक अभी तक जिंदा है, वो भी ऑनलाइन होगा। उसने भी आगे से खरीदी थी और स्कूल अलग जगह पे है। स्कूल का मेन गेट जो लगा हुआ है वो भी जो है ना हमारे प्लाट से अलग है। उसकी जगह ऑलरेडी अपनी जगह पूरी है। हमने इनको बोला है अगर स्कूल की जगह बनती है तो आप मैच कर लें, हमें अगर आती है 1 मरला आती है हम 2 मरला देने को तैयार हैं। लेकिन ये सियासी बुनियादों पे जो है ना उस टाइम सियासी बुनियाद पे गाँव वालों को इकट्ठा करके तो हमें जो है ना वो बदनाम कर रहे हैं, ऊपर से बारों में खबरें दे देते हैं ये कब्जा कर रहे हैं जी। हालांकि हमने अपने पैसे लगाया, हक लाल की कमाई, मैंने 30 साल हो गए मैं प्रदेश में हूँ, तो ओवरऑल मैं जो है मजदूरी कर रहा हूँ। यहाँ से जो भी आदमी हक लाल की कमाई करके दिन रात करके घर भेजता है, चलो कोई सेव करने के लिए भाइयों की फैमिली की हेल्प करता है बंदा, तो मेरे भाई ऑलरेडी वहाँ पे कोई काम नहीं करते, उनकी हेल्प नहीं कर रहा हूँ। तो उसके नाम पे मैंने जगह ली। तो 2014-15 को हमने ये जगह इंतकाल करवाया था। इंतकाल हमारे नाम है, फिर तहसीलदार की रिपोर्ट हमारे नाम है, जो पटवारी है उसकी रिपोर्ट जो है वो भी हमारे नाम है। फिर मैंने चीफ जस्टिस साहब और वज़ीर आला साहब और वज़ीर दाखिला साहब से अभी पटवार न्यूज़ पे इंडी पोस्ट पे मैंने अपील लगाई थी कि आप प्लीज़ हमारे हेल्प करें और हमें इंसाफ दिलाएं। जो ही वो मैंने अपील लगाई तो कुछ 1 वीक के अंदर फिर उन्होंने अपने तरफ से एसी साहब को बुलाया। वहाँ एसी साहब जो है वो कलर सेदा की मैडम में कोई आई है, विजिट करके उन्होंने दावर को बुलाया, वकील इसको बुलाया, पटवारी को बुलाया, विजिट करके वो चली गई हैं। तो फिर मुझे सुनने में आया कि वो ऐसे कह रहे हैं कि इनकी जो रिपोर्ट है वो चेंज करके तो इसको स्कूल में डाल दो, तो जगह इसमें से इनका नंबर निकाल दो। तो मैं एसी साहब से रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज भी मेरी उनसे बात हुई है दफ्तर में, लेकिन एसी साहब वो मौजूद नहीं थी। उनका एक बंदा था क्लर्क, वो कहता है कि एसी साहब मीटिंग पे हैं। तो मैं कह रहा था उनसे पूछूं कि भाई क्या रिपोर्ट है, लेकिन अभी कोई मालूमात नहीं लग रही। जमीन स्कूल वालों की है, स्कूल वाले ये दावा करते हैं। स्कूल वाले ये कहते हैं कि पहले जमीन जो थी ना वो स्कूल की जो थी वो उससे कम थी, फिर उन्होंने शमलात में अपनी नाम उधर कराई, लेकिन उसके बावजूद वो जमीन उनकी पूरी है। हमारी जमीन जो है हमारी जगह ही अलग है, साथ है स्कूल के बिल्कुल, इसलिए वो कोई मसला ही नहीं है उनका। वो कहते हैं कि आप इधर कर लें, आप जो है ना ये जगह छोड़ दें, तो जबरदस्ती तो ऐसे वो छोड़ नहीं सकते हम, क्योंकि हक जो होता है वो हक वाले का ही होता है। साकिब, आपसे आपकी स्कूल इंतज़ामिया से बात हुई, वो इस बारे में क्या कहते हैं कि जब इन्होंने प्लॉट ख़रीदा और जिनसे ख़रीदा उन्होंने भी ज़ाहिर है पहले किसी से ख़रीदा, तो ये जब तामीर शुरू करने लगते हैं तब उनको याद आ जाता है ये हमारी जगह है, इन पर वो तामीर नहीं करने देंगे घर। स्कूल इंतज़ामिया क्या मौक़िफ़ अपनाती है? जी बिल्कुल, स्कूल इंतज़ामिया से हमारा राब्ता हुआ तो स्कूल काउंसिल के नुमाइंदान का कहना ये था कि ये स्कूल 1999 में जब कायम हुआ तो ये उस वक्त प्राइमरी स्कूल था, और उस वक्त 1 कनाल जगह जो दे शामलात है उसमें से लियाने दे ने स्कूल को अतिया की थी।
उसके बाद ये बाद अज़ां स्कूल एलिमेंट्री स्कूल की सूरत इख्तियार कर गया और इस वक्त ये स्कूल जो है 7 कनाल अराजी पर मुहित है, जो मुकामी लोगों ने अतिया किया और ये देश शामलात में से किया। और अब इस स्कूल को हाई स्कूल बनाने के लिए इन्हें मजीद जगह दरकार है और इसके लिए 10 कनाल जो स्कूल के साथ मुल्हिका ज़मीन है, जिसका तज़किरा ज़ैद साहब भी कर चुके, वो जो है वो अतिया कर दिया। मुकामी आबादी का ये कहना, स्कूल काउंसिल का ये कहना है कि उन्होंने वो स्कूल को अतिया कर दिया है। उस जमीन में इनका प्लॉट भी शामिल है? जी, असल में ये तकरीबन एक खेवट नंबर होते हैं और खसरा नंबर होते हैं। ये 30 खसरा जात और कोई एक खेवट है और ये कोई 84 कनाल है जो स्कूल काउंसिल के मुताबिक ये देही शामलात का रकबा है। उसमें जो नंबर इनकी भी मलकियत है 16 मरले की, जो ज़ैद साहब ने जैसे फरमाया कि इन्होंने 16 मरले खरीदी है, वो उनकी मलकियत भी है और वो जो जगह है वो भी इसी शामलात में शामिल है। लेकिन स्कूल काउंसिल से जब हमारी बात हुई तो फिर जिस वक्त इन्होंने उस पर अपनी जगह हासिल 16 मरले की कोशिश की तो स्कूल और मुकामी इंतजामिया ने जो है वो इनकी राह में रुकावट डाली और इसी हवाले से बाद में जो हमारी बात हुई महकमा तालीम से, तो उनका मौक़िफ़ ये है कि इसके बाद डिप्टी डीओ जो फीमेल है उन्होंने AC कलर सईदा और CO रावलपिंडी को इसकी डिमार्केशन के लिए एक एप्लीकेशन दी कि वो जगह की निशानदेही कर लें। और इसका नतीजा ये हुआ कि जो रिपोर्ट आई महकमा माल की तरफ से, वो महकमा तालीम वालों को कहना है कि वो स्कूल के हक में है, जबकि ज़ैद हुसैन साहब भी ऐसी एक रिपोर्ट का तज़किरा कर चुके हैं कि जिसके मुताबिक इनका कहना यह है कि वो रिपोर्ट इनके हक में है। जब आपने तामीर शुरू करना चाहिए इस प्लॉट पर, तब किन का असर रसूख इस्तेमाल करके किन लोगों की तरफ से आपको ऑर्डर्स आए कि आप घर की तामीर नहीं कर सकते? गाँव वाले सारे साथ, तो गांव वाले आके इकट्ठे हो जाते थे? जी, इकट्ठे हो जाते हैं, फिर लेडीज आ जाती है। तो इंतजामिया भी आ जाती थी वहाँ पे? जी, बाद में आती थी। तो आपको क्या कहते थे वो आबादी वाले आकर, क्या कहते थे? हो जाता है, पता हो गया था हमारे पास। नहीं, आबादी वाले कहते क्या थे? आबादी वाले कहते थे कि आपकी जगह नहीं है, आप ना करें। तो आपके पास तो डॉक्यूमेंट्स थे कि ये प्लॉट आपने खरीदा हुआ है? जी, ये हमारा तीसरा बंदा है जिसके नाम से हो रहा है ये प्लॉट। तो आपने पुलिस से या कहीं किसी से राब्ता नहीं किया इंतजामिया से भाई कि हमारे पास तो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं? उन्होंने टाइम लिया था पुलिस से कि एक दिन बैठ के, इतवार वाला दिन उन्होंने मुकर्रर किया था कि बैठ के बात करेंगे। फिर बात इतनी की उन्होंने अपने दीवार बना दी स्कूल। अहमद खालिद आपके वकील हैं, उनसे पूछ लेते हैं। अत्तर साहब, ये क्या मामला है? वो 7 मरले, अब जो खेवट नंबर है ये तकरीबन 49 कनाल 17 मरले की है। अब ये शामदार लैंड है, डोनेट उन्होंने 49 कनाल 17 मरले में से की है, लेकिन अब ये क्लेम करते हैं जी कि हमने यहाँ से दे दिए इनके प्लॉट में से, जबकि बाकी जो स्कूल के साथ जो एडजस्ट जो उसके साथ जो मुल्का रकबा है वो वहाँ पे 30-35 कनाल पड़ा हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर साहब यहाँ होते नहीं है। बाकी जो उनके जो भाई हैं वो लेमैन है, उनको उतना ऐसा शौर नहीं है, तो वो ऐसा जो अपना क्लेम नहीं कर सकते। फैज साहब, जब आपके पास ये प्लॉट था तब आपके सामने भी ऐसी रुकावटें आती थीं कि ये स्कूल इंतज़ामिया की मलकियत है, आप इस पर तामीर नहीं कर सकते। अगर ऐसी कोई रुकावटें आपके सामने भी आती थी तो आपको प्लॉट बेचते हुए इनको एतमाद में लेना चाहिए था, या आपने भी जान ही छुड़ाई अपनी? नहीं, इससे पहले ऐसी कोई बात हुई ही नहीं है? अच्छा जी जी। तो आप इनसे फिर क्या दुश्मनी है इनकी, स्कूल इंतजामिया की? आप यही तो समझ नहीं आ रहे कि इससे क्या दुश्मनी है उनकी। देखिए, जिससे हमने लिया था ना वो भी इसी गांव वालों का एक, वो जिसे कहते हैं जद्दी मालिक है, उसका भी इसमें उतना ही हक बनता है जितना बाकियों का बनता है। रील साहब, आपने ये सारी गुफ्तगू इनकी सुनी, आप इस पर क्या कहेंगे? थैंक यू सो वेरी मच शाजिया। पहले नंबर पे तो मैं गुजारिश करूँगा इनसे कि जब भी किसी जगह को ख़रीदा जाता है और फ़रोख्त किया जाता है तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि जब ये जाहिद अख्तर साहब ने जगह ली है फैज़ अहमद साहब ने से, तो इन्होंने फैज़ अहमद साहब ने उनको बताया होगा कि ये जगह निशानदेही की, तो उसमें इन्होंने कब्ज़ा भी उनके हवाले किया होता है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स ख़रीद और फ़रोख्त के लिए होते हैं तो उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये तहरीर बिल्कुल वाज़ह तौर पे लिखी जाती है कि मैं फ़लाँ बंदे को ये जगह फ़रोख्त कर रहा हूँ और कब्ज़ा भी उसके हवाले जो है वो कर रहा हूँ। पहले तो ये बात क्लियर हो जाती है। इट मीन्स कि इनको पोजेसन उन्होंने हैंड ओवर कर दिया, जगह की ऑलरेडी निशानदेही हो गई, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं रह गया।
दूसरा हल इनके पास आ जाता है कि ये अदालत में जाते। कोर्ट में हमारे पास इख्तियार है दावा दायर करने का, सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन, जिसमें ना सिर्फ हम किसी बंदे को अपनी प्रॉपर्टी के पोजेशन के अंदर इंटरफेरेंस से रोकते हैं, इनफैक्ट जो अगर हम अपनी कोई कंस्ट्रक्शन को करना चाह रहे हैं तो उस कंस्ट्रक्शन की परमिशन हमें कोर्ट जो है वो ग्रांट करती है। और जो भी बंदा उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाह रहा हो, कोई इंटरफेरेंस करना चाह रहा हो, तो उसको रिस्ट्रेन कर दिया जाता है कि दीज पीपल्स आर रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम इंटरफेरेंस इनटू द लॉफुल एंड लीगल पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, जो भी होता है वो, ये इनके पास इख्तियार था। दूसरी बात आ जाती है रिपोर्ट के हवाले से। मेरे फाजल दोस्त ने बिल्कुल ठीक बात की कि 8/6/2017 की एक रिपोर्ट इनकी मौजूद है जो इन्हीं की दरख्वास्त के ऊपर जो वो मांगी गई है। लेकिन गांव के अंदर कुछ इश्यूज होते हैं, वहाँ पर जो खाता होता है वो खाता मुश्तरका के अंदर, खेवट के अंदर, खसरा के अंदर मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ जो है वो शामिल की होती हैं। वो किसी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं होती है, उसके अंदर कई प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं जिनकी डिमार्केशन ज़रूरत होती है, जिनको बताया जाता है कि ये चीज़ फ़लाँ बंदे की है। और अब बात अगर हम ये करें कि जो इनका मसला है कि वहाँ की स्कूल के जो लोग हैं, एक गवर्नमेंट ऑफिसर कभी भी किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकती। वो नौकरी कर रही हैं, उनके ऊपर उनकी डिप्टी डीओ बैठी हैं, उनके ऊपर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बैठे हैं, सीईओ बैठा हुआ है, तो वो सारे बड़े जो हैं वो एक्टिव होते हैं, अटेंटिव होते हैं। वो इस तरह कभी भी किसी बंदे को पर्सनली किसी के खिलाफ जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। हाँ, अगर आप ये समझें कि इनकी कोई लोकल बॉडी की जो पॉलिटिक्स है वो इनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो उसका बहुत अच्छा इंतज़ाम है इनके पास। ये जाएं थाने के अंदर दरख्वास्त दें, थाने के अंदर दरख्वास्त अगर इनकी सुनवाई नहीं हो रही तो हायर फोरम को जाके दरख्वास्त दें। अगर वहाँ पर भी इनकी बात नहीं सुनी जा रही तो इनके पास इख्तियार है 22 AB की पिटीशन फाइल करें। एडिशनल सेशन जज साहब इनकी बात सुनेंगे, और ना सिर्फ वो खुद सुनेंगे, इनफैक्ट वो इन्हीं के जो हायर्स होंगे जो इनके इंतज़ामिया के हैं, SHO, DSP, SP, इनफैक्ट IG लेवल तक को, वो तमाम को डायरेक्शन दे सकते हैं कि भाई इनके राइट्स की जो है वो प्रोटेक्शन करें, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर नक्शे अमन ना पैदा हो। स्कूल काउंसिल के नुमाइंदे अब्दुल कयूम भी हमारे साथ हैं। अब्दुल कयूम साहब, ये सारा क्या मामला है? ये जाहिद अख्तर साहब ने प्लॉट ख़रीदा, तामीर लगे तो आप लोगों को याद आ गया कि ये स्कूल इंतज़ामिया की जगह है। उससे पहले जिन्होंने प्लॉट ख़रीदा, फैज़ अहमद, वो कहते हैं कि जब मेरे पास प्लॉट था तब तक आप लोगों को कोई मसला नहीं था। कि जाहिद अख्तर साहब के साथ कोई ज़ाती कोई रंजिश है, कोई दुश्मनी है जो इनके साथ आप इस तरह का रवैया अपना रहे हैं? उनका हक है, उनका प्लॉट है, उनकी जगह, लीगल डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं, मसला क्या है? जी जी सर, मसला ये है कि पहली बात तो ये है कि ये जैद की मालकियत नहीं है। किसकी है? इसके भाई की मालकियत है। चले, उनकी है, उनको भी तो घर नहीं बनाने दे रहे ना। नहीं, घर नहीं बनाने देते। मसला ये है कि ये जिस बंदे से ली गई है ये 3 दफा ट्रांसफर हुई है। आप लोगों का क्या मसला है? उन्होंने जिससे भी लिए से स्कूल इंतजामिया का क्या मसला है? हमारा मसला ये है कि ये जगह जो है ना, ये जिस जगह ये तालाब है, ये तालाब के लिए वक्त की गई है। महकमा माल के कानून के मुताबिक ये जगह फरोख्त नहीं हो सकती। तालाब में वक्त जगह जो है ना, ये बेशमलात है, और ये 3 जगह इस्तेमाल किया, 4 जगह, एक स्कूल में, एक कब्रिस्तान में, एक मस्जिद में, और एक रास्ता के लिए या रफा अमाल के लिए या तालाब के लिए। ये 38 का रकबा है जहाँ पे पहले स्कूल ऑलरेडी बना हुआ है। हाँ। भाई वजीर रेवेन्यू मलिक अनवर भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। मलिक साहब, ये क्या मामला है जो जिनकी ज़मीन है स्कूल के साथ, वो कहते हैं महकमा माल ने उनकी ज़मीन के हक में फ़ैसला भी दिया, और जिनसे उन्होंने ली वो कहते हैं कि जब तक ज़मीन हमारे पास थी तब तक स्कूल वालों को कोई मसला नहीं था, जैसे जाहिद साहब ने ख़रीदी तो मसला शुरू हो गया। और वो कहते हैं कि जो उनका प्लॉट है उसके साथ स्कूल की बिल्डिंग है, जब वो तामीर करने लगते हैं, घर बनाने लगते हैं, तो स्कूल वाले आ जाते हैं, वो कहते हैं तो हमारी ज़मीन है। जिन्होंने ख़रीदी है वो कहते हैं कि हमारे पास तो लीगल डॉक्यूमेंट्स है, महकमा माल ने हमें इजाज़त दी, हमारे हक़ में फ़ैसला है। तो इस तरह के मामलात ये कैसे हल होते हैं? ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हमारा प्रोग्राम इसी पर होता है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं बेचारे, उनके तो हर दूसरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी का यही मसला है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ पर इस तरह कब्जे हो जाते हैं। अगर इनको कोई मसला आ रहा है जी, अगर इनकी ज़मीन खरीदी हुई है और इनकी महकमा माल ने इनको कह दिया है कि ये अपनी ज़मीन पर अपनी तामीरात कर सकते हैं, तो फिर इसमें रुकावट तो कोई नहीं है। अगर कोई रुकावट मज़ीद आ रही है तो इसका कोई कानूनी कार्रवाई होगी, जो लोग इनकी प्रॉपर्टी पर इनको नहीं काम करने देते।
और इस सिलसिले में अगर ये महकमा माल का कोई उसमें कसूर ये नजर नहीं आ रहा जो आप बात मुझे कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो अगर महकमा माल मौके पर जाकर इनको जमीन इनकी डिमार्केशन करके इनको हैंड ओवर किया, अभी अगर कोई पोजीशन आ रहा है तो इनको चाहिए कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करें और हम इंशाल्लाह इनके साथ रहेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए तो हमारे दरवाजे हर वक्त खुले हैं, हर पाकिस्तानी के लिए खुले हैं, मगर ओवरसीज को तो हम स्पेशल कर रहे हैं। ठीक है, आपने जाना कि मौक़िफ़ क्या है मुतासरा शख्स का, जाहिद अख्तर साहब का, और वो किस तरह से अपनी कहानी बयान करते हैं, इस पर हम पहले प्रोग्राम भी कर चुके हैं जैसा कि मैंने पहले बताया। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि इस स्टोरी में अब तक पेशरफ्त क्या हो सकी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं 92 न्यूज़ का बेहद मशकूर हूँ कि इन्होंने अपने प्लेटफार्म से मेरे मसले को उजागर किया। 92 न्यूज़ के तवस्सुत से सूबाई वज़ीर महकमा माल मलक अनवार साहब तक रसाई हासिल हो सकी और उन्होंने भी इस मसले में मेरी भरपूर मदद की। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मुलाकात की और अब मैंने अपने ज़मीनी मसले से मुतल्लक़ दस्तावेज़ भी उनके सामने पेश की और उन्होंने मेरी दरख्वास्त को मुतल्लिका DC रावलपिंडी को रेफ़र किया ताकि इस सिलसिले में लीगल एक्शन लिया जा सके। इसके बाद वही दस्तावेज़ लेकर मैं DC रावलपिंडी के पास चला गया। DC साहब ने मेरी दरख्वास्त को मेरे मुतल्लिका इलाक़े के AC कलर सईदा को मार्क किया। उन्होंने आगे तहसीलदार साहब को मार्क किया। इसके बाद मैंने तहसीलदार को अपने बयानात कलमबंद कराए और जिस शख्स से मैंने जगह ख़रीदी थी फैज़ मोहम्मद साहब ने भी बयानात कलमबंद कराए। अब आगे केस प्रोसेस में है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें इंसाफ मिल जाएगा। आखिर में 92 न्यूज़ के काफ़ियों का बेहद मशकूर हूँ कि वो इस सिलसिले में मेरी भरपूर मदद कर रहे हैं। ये आज हमने 2 स्टोरीज़ का फॉलोअप किया। हम आप जो पहले हम प्रोग्राम कर चुके हैं उसका हम आपको फॉलोअप दिखा रहे थे। इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम आपके सामने लाते रहेंगे। आपके इश्यूज़ जो हम तक पहुँचते हैं हम कोशिश करते हैं कि उन इश्यूज़ को हुकाम बाला तक और बासर अफराद तक जो हुकूमत में हैं, जो आपके मसाइल को हल कर सकते हैं, उन तक पहुँचाया जाए और हम आपकी आवाज़ बनते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।